अच्छा जी। तन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। आहार विधि, ये इसके बारे में हम देख रहे थे। आहार विधि विशेषायतनम, अष्ट आहार विधि विशेषायतनम, ऐसा चरक मुनि ने बताया है। आहार के समय पर क्या क्या हमारे आहार पर असर करने वाले घटक है, तत्व है, उसकी बात अभी यहाँ पर बताई है। उसमें हमने चार तत्व देखे थे। उसमें सबसे पहला तत्व हमने देखा था प्रकृति, दूसरा देखा था संस्कार, तीसरा देखा था संयोग, और चौथा तत्व देखा था मात्रा। प्रकृति के बारे में हमने बहुत कुछ लिया था। प्रकृति के बाद संस्कार के बारे में भी हमने जाना था। संस्कार के बाद संयोग के बारे में भी बात की, और संयोग के बाद मात्रा के बारे में भी बात की कि आयुर्वेद कोई भी पदार्थ की कितनी मात्रा में लेना चाहिए उसका स्पष्ट निर्देशन देता है। तो आज और चार जो विशेषायतन है, और किस किस वस्तु का प्रभाव, किस किस तत्व का प्रभाव हमारे आहार पर होता है, आहार से जाकर हमारे पूरे चेता तंत्र पर उसका प्रभाव रहता है, इसके लिए आहार की विचारणा बहुत जरूरी हो गई है। आहार में लिए गए वस्तुओं का विभक्तिकरण कैसे विभक्त हो जाता है, सार भाग में, कीट भाग में कैसे उसका विभाग हो जाता है। सार भाग में भी किससे मल बनता है, किससे मूत्र बनता है, किससे खून बनता है, कीट भाग से फिर क्या क्या बनता है, उसका विवरण श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया गया है। कभी हम उसकी बात देखेंगे कि उपनिषद क्या कहता है कि कैसे आहार लेना चाहिए। वो पूरी एक आध्यात्मिक दृष्टि है उपनिषदों की। लेकिन अभी के विषय पर केवल इतना विचार करना है कि आहार पर क्या क्या असर करता है, कौन सा भाव असर करता है, और कौन सा तत्व हमारे आहार के ऊपर असर करता है। केवल आहार को सम्यक बनाया जाए, ये 8 विधि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बीमार नहीं होगा, मानसिक रूप से भी बीमार नहीं होगा। आयुर्वेद की जो संपूर्ण स्वास्थ्य की व्याख्या है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, तो पहला तो कथनचित समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, ये शरीर के स्तर का तो स्वास्थ्य आएगा ही, लेकिन प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः ये भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये 4 विशेष विधि का पालन अवश्य, 8 विशेष विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए जो 4 हमने देख लिया है, अभी 4 की बात हम करने वाले। तो 4 की बात हमने पहले कर दी है, और 4 अभी हम बताने वाले। उसमें 5वां अर्थात 4 हमने बता दिया, प्रकृति, संस्कार और प्रकृति के अनुरूप में हमने संस्कार की बात की, संस्कार के बाद संयोग की बात की, संयोग के बाद मात्रा की बात की, मात्रा के बाद आता है देश। 2 प्रकार है इसमें। 100 वस्तु कहाँ उगती है वो देश भी बहुत प्रधान रखता है। एक तो ये देश की विचारणा है अन्न को लेकर, फल फलादि को लेकर। ऋतु का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है इसके लिए, देश के लिए। काल और देश, काल इसके बाद आने वाला है, लेकिन देश में भी किस देश की क्या स्वभाव है, आनूप जंगल और मिश्र प्रदेश से, वो भी हमने पहले देखा था। बहुत महत्व का दूसरा है आहार लेने का स्थान कैसा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है आहार के जीर्ण होने।
भगवत गीता में भी ध्यान करने के लिए जैसे वर्णन किया गया है, नात्र्युच्छीतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा मन तत्रे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। तो शुचि देश में जो एकाग्र करना है मन को, किस जगह पर ध्यान करना है, नाति नीचम नात्रिच्छीतम चैलाजिन कुशोत्तरम, ऐसा जो भगवत गीता में जैसे ध्यान के बारे में बताया है स्थान का, उसी तरह से आयुर्वेद में भी स्थान का वर्णन आया है। किस देश में आपको भोजन करना है, तुल्य रीत्या किस देश में नहीं करना है वो भी प्राप्त होता है। आयुर्वेद में ऊंचे आसन पर बैठकर भोजन करने का मना किया गया है। जमीन से थोड़ा ऊपर थोड़ा आसन लगाकर, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ऊपर जो पटिया होती है उसको थोड़ा लगाकर आसन जो हम बैठ सकते हैं सुखासन में आल्टी पाल्टी मारकर, वो आसन भोजन के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। शुचि देश होना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, मक्खियां नहीं घूमनी चाहिए, प्राणी और पशु के मलमूत्र आदि जहां पर न रहते हो ऐसे स्थान पर, जो स्वच्छ स्थान हो ऐसे स्थान पर एकाग्र चित्त से भोजन करना चाहिए। खास ध्यान रखना है, अशुचि प्रदेश में भोजन नहीं करना है, जूठा पड़ा हो उस पर नहीं बैठना है, वो स्थल स्वच्छ कर देना है और स्वच्छ करने के बाद वहां पर भोजन करना है। कहीं पर भी बैठकर भोजन नहीं करना है, वो एक विधि है। किसी भी तरह हलते फिरते ऐसा करके भोजन नहीं करना है। ये तो एक साधारणता से नियम बताया, क्योंकि देश जितना भी अच्छा होगा, जितना शुचि होगा, उतना हमारा भोजन पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है तो पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना है, पूर्व के साइड पर मुंह रहना चाहिए। नहीं हो सकता है तो किसी भी पर हम बैठे, क्योंकि यदि समूह में भोजन करना है तो सब लोगों का मुंह एक तरफ रहे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन किसी भी दिशा पर, दक्षिण दिशा हो सके तो छोड़नी है, नहीं तो किसी भी दिशा में भोजन करना है। तन मना, मन को लगाकर भोजन करना है। धूली नहीं होनी चाहिए, जहां पर हम भोजन करते हैं वहां पर धूली पाक में जाती है, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। बाल मल मूत्र ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाल भी हमारे भोजन में जाते हैं तो नुकसान होता है शरीर को। कभी कभी अन्न नली में फंस जाता है तो बहुत सारी समस्याएं होती है। इसके लिए जहां पर ऐसा कचरा कूड़ा और अस्वच्छता न हो, शुचिता हो, वहां पर हमको भोजन करना चाहिए। मल मूत्र आदि का स्थान है वो भोजन के स्थान से दूर थोड़ा होना चाहिए, या तो दूसरी स्थिति पर होना चाहिए, एकदम नहीं नजीक होना चाहिए और एक स्थान पर नहीं होना चाहिए। अर्थात कमरे रसोई घर पे मल मूत्र आदि का स्थान नहीं होना चाहिए। पास है तो केवल पर्याप्त थोड़ी दूरी पर रहे। अभी वातावरण और अभी की जो परिस्थिति है, छोटे घर होते हैं उसके अनुसार थोड़ा दूर रहे तो वो अच्छा है। और खास करके जहां भोजन पर बैठते हैं वहां पर और कोई गंदे पदार्थ वहां पर रखने का, और ये जो है वो कुछ रखने का ऐसा कोई अशुचि पदार्थ वहां पर रहता हो ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है। आयुर्वेद में देश के बारे में जितना विवरण है शायद ही कोई ग्रंथ का कोई भी पथी ने या कोई चिकित्सा पद्धति ने आहार पर इतना विचार किया हो। केवल जमीन पर नहीं, हम जब यात्रा पर निकलते हैं तो इसे स्थानों पर कैसा भोजन होना चाहिए, स्थान बदलने से भोजन बदल जाएगा, आसपास के वातावरण बदलने से भोजन बदल जाएगा। हम एक प्रदेश में रहते हैं, जब दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो हम वही नहीं खाएंगे जो हम भोजन घर पे करते थे। हमारा आहार वहां पर बदल जाएगा, क्योंकि वो उस देश के अनुसार होगा जहां पर हम आए हैं, और हम जो करते थे वो उस देश के अनुसार था जहां हम रहते थे। खास करके आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, हवाई यात्रा जो लोग करते हैं, हवाई यात्रा में कौन सा भोजन करना है, यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ महर्षि भारद्वाज ने लिखा, उसके ऊपर बौधायन ने व्याख्या लिखी है अपनी, और उसमें उन्होंने बहुत सारा विवरण आहार अधिकरण में दिया है। उसका एक पूरा का पूरा प्रकरण आया है आहार अधिकरण।
यंत्र सर्वस्व में। और आहार अधिकरणम में व्याख्याकार ने ये बताया है कि जब फ्लाइट में जाते हैं तो अलग अलग विमानों में जाते हैं तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो जनरल हम खाते हैं। आजकल जो हवाई जहाज से मुसाफरी करते हैं, प्रवास करते हैं, उसका भोजन वही होता है जो वो रेगुलर हम एयरपोर्ट पर खाते हैं, या तो फिर हम लोग जनरल यूज करते हैं वही, हमारा चावल दाल वही पर, या तो ड्रिंक्स वही होते हैं। मैं फ्लाइट में जाता हूँ तो देखता हूँ। लेकिन महर्षि भारद्वाज ने बताया है कि हवा में होने वाले 25 प्रकार के विष तत्व है जिसके हम संपर्क में आते हैं। जब हम यात्रा करते हैं हवाई जहाज से तो 25 प्रकार के तत्व जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं लेकिन एक ऊंचाई होने पर वो पाए जाते हैं, तो उसका सूक्ष्म असर हमारे शरीर पर होता है, हमारी इम्यूनिटी पर होता है। और इसके लिए फ्लाइट में जाते वक्त क्या क्या भोजन करना है उसका विस्तृत वर्णन बताया है। उसमें भी वसंत और ग्रीष्म ऋतु है तब कैसा भोजन है, और वर्षा ऋतु है तब कैसा भोजन है। कभी उन्होंने बताया है वसंत और ग्रीष्म में कि जब फ्लाइट में जाना है तब भैंस का दूध पीकर जाना, ऐसे भैंस का दूध का उपयोग नहीं है। कुछ भारी पदार्थ खाकर, भैंस के दूध के अलावा कुछ उड़द वगैरह खाकर जाना है जब वसंत और ग्रीष्म है। उसका कारण ये होगा कि भारी पदार्थ है तो भूख नहीं लगेगी, इसके लिए बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी, इसके लिए भूख मारनी नहीं पड़ेगी। और भूख लग गई और पानी पिया तो जो होने वाले परिणाम है वो न हो, इसके लिए वसंत ऋतु में खास करके जब जाते हैं तब भारी पदार्थ खाकर जाना, ऐसा बताया है। तुल्य रीत्या जब वर्षा ऋतु में जाते तो बकरी का दूध पीने का विधान बताया है। ऐसे ऐसे आहार द्रव्य बताए हैं कि तब जाना है तो कितने प्रकार के आहार द्रव्य आपके भोजन में होने चाहिए। जो यान चालक है उसको कुछ न हो, उसको कोई शारीरिक आपदा न हो, क्योंकि उस वो यदि जाता है, चालक चालक जब चला रहा है उसको कोई आपत्ति होगी तो पूरे के पूरे लोगों के जान खतरे में आ जाएगी। जितने बैठे हैं उतने की, वो चाहे 300 500 जितना बड़ा है। इसके लिए उन्होंने 40 प्रकार के आहार यान चालकों के लिए बताए हैं। यान चालकों को क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं पीना है, उसके बारे में भी बताया है। दुर्गंधी पदार्थ, पलांडू है, लहसुन है, इस तरह के पदार्थ उनको वहां पर नहीं खाने। पूरे का पूरा सजाग रहे इसके लिए क्या क्या पदार्थ का सेवन करना है वो भी बताया है। इसके लिए आहार, जो खास करके यान चालक है उसको कैसा आहार होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे देश दूसरी जगह पर है, यहाँ पर नहीं है, इसके लिए उसका भी वर्णन आया है। तो ये बहुत रोचक विषय है कि जब कोई यात्रा जहाज जहाज में, जब हवाई जहाज में यात्रा करता है तो उसका फूड कैसा होना चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसको क्या नहीं खाना चाहिए, उसको किस तरह से कौन से आहार को त्याज्य कर देना है ऊपर जाकर, मतलब जहां पर वो ट्रैवलिंग करता है, उसकी वर्णन किया है। साथ साथ जब जब जलयान से प्रवास हो करता है तो पानी की असर ज्यादा रहेगी, जलीय तत्व ज्यादा रहेगा, तो उस समय जलीय तत्व वाले पदार्थ, मॉइस्चर वाले पदार्थ उसको छोड़ देने हैं, नहीं तो बहुत सारे रोग उसको हो सकते हैं जल यात्रा करने से। इसके लिए हमने बहुत बार देखा था कि जल यात्रा करने के बाद या हवाई जहाज से यात्रा करने के बाद बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि आहार का संबंध पंच महाभूतों से है, पंच तत्वों से है, और जो पृथ्वी पर ये पाए जाते हैं उतनी मात्रा में वहां पर नहीं होते हैं। इसके लिए हवाई जहाज में कैसा भोजन करना, जो पानी में चलते हैं ऐसे जलयान में कैसा भोजन करना, पृथ्वी पर भी अनूप देश में कैसा भोजन करना, जंगल प्रदेश में चले जाए, रण प्रदेश में तो कैसा भोजन करना, और कहीं पर भी हम जो अपने स्थान से दूर कहीं जाते हैं तो कैसा भोजन करना। दूसरा, पाथेई में क्या ले जाना, हमारे डब्बे में कौन सी चीज जा सकती है कौन सी नहीं जा सकती है, उसका वर्णन भी हमारे यहाँ बताया गया है। जब पाथेई ले जाना हो तब पानी वाली वस्तु बिगड़ जाती है, इसके लिए रोटी बनानी है तो भी दूध से या दही से बनाकर ले जाना सबसे अच्छा रहता है। पानी से बनाई हुई रोटी में बहुत सारे दूषण हो सकते हैं। इसके लिए जब बाहर प्रवास करना हो तो दही से या दूध से आटा बांधना होता है, आटा, और उसके बाद रोटी या कुछ बनाकर ले जाना होता है जब जरूरत पड़े तब।
इसके लिए आयुर्वेद में जल से बने हुए पदार्थ को सबसे ज्यादा दूषित होते हैं इसका बताया है। इसके लिए उस समय जल का कम से कम प्रयोग आहार में हो और बाकी का दूध में, दही में, घी में, इस तरह के व्यंजनों में ऐसे पदार्थों का उपयोग हो ताकि वो बिगड़े नहीं, और बिगड़े तो खबर दे दे और वो ऐसा ही लंबे समय तक रह सके। ऐसी बातें, ऐसे आहार द्रव्यों की पूरी सूची दी। खास करके मोदक है, लड्डू है, साथवा है जिसको हम सत्तू कहते हैं, तो उसका वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम बाहर जाते हैं तो किस तरह का अन्न साथ में लेकर जाए, वहां किस तरह का अन्न का सेवन हम न करें। और आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत लोगों ने जो बहुत बड़ी गलती हुई वो अन्न से हुई है। चाणक्य ने इसके ऊपर पूरा अधिकरण अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। आहार अधिकरणम राज अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा विषय है। उसमें व्यक्ति को कितनी मात्रा देनी चाहिए आहार के रूप में, अन्न के रूप में, प्रति व्यक्ति कितना अन्न सरकार को देना चाहिए उसका भी वर्णन है। और वो अन्न पकाने के लिए 1 किलो चावल पकाना है तो कितनी लकड़ी चाहिए उसका पूरा कैलकुलेशन चाणक्य ने किया है। अंतिम आचार्य रहे जो प्रधानमंत्री थे। चाणक्य पहले गुरु रहे और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन आया तो उस शासन में वो प्रधानमंत्री रहे। भारत के अंतिम ऐसे आचार्य रहे जो प्रधानमंत्री बने। और एक आचार्य जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी क्या गरिमा है और वो क्या कर सकता है। वो केवल सिखा नहीं सकता है, वो कैसा सोच सकता है, अपनी सोच को कैसे इम्प्लीमेंटेशन उसका कर सकता है, उसका जीवंत उदाहरण चाणक्य के रूप में हमने देखा। चाणक्य ने आहार के बारे में पर्याप्त विषय अपने अर्थशास्त्र में लिखे हैं। उसमें भी उन्होंने देश का वर्णन बताया। देश का वर्णन किया है कि एक देश से जब राजनेता दूसरे देश में जाते हैं, आज तो प्रोटोकॉल होता है, लेकिन तब चाणक्य ने यह बता दिया था कि जब कोई भी राजनेता जब बाहर के देश की यात्रा या बाहर के प्रदेश की यात्रा करता है तो उस समय उसको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और उसमें खास एक सावधानी रखनी है वो उन्होंने बताया है, अपना कुक को ले जाना और कोई कोई आहार द्रव्य उसको सीधा नहीं लेना। और यही गलती आज बड़े बड़े राजनेता इस समय पर भी करते हैं। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ वो केवल एक दूध के गिलास से ही हुआ। दूध पिला दिया और उसके बाद उनको अटैक आ गया। आज तक वो रहस्य रहा, लेकिन चाणक्य ने वर्षों पहले, कितने दीर्घ दृष्टा थे वो, उन्होंने राजनेता जब बाहर के प्रदेश में जाते हैं, देश पे जाते हैं, तो किस किस से उसको खतरा होता है और खास उन्होंने जो सूची बनाई है वो कौन से आहार द्रव्य उसमें नहीं लेने हैं दूसरों के हाथ से, वो पूरे सावधानी के साथ वो आहार द्रव्य ही लेने हैं, इसकी बात बताई है। उसमें उन्होंने जो खास निषेध किया है तो दूध का किया है, क्योंकि दूध में गया हुआ जहर आदमी को मार सकता है। दूध में बहुत सारे जहर की मिलावट हो सकती है। इसके लिए उन्होंने जो बताया है, अपने अत्यंत निकट वाले व्यक्ति के पास इतनी ही वस्तुएं लेनी है ताकि यदि कोई इस समय जहर भी दे दे तो भी उसका निराकरण हो जाए। दूसरा भी ऐसा देखने को मिलता है हमको स्वामी दयानंद सरस्वती का। लाल बहादुर शास्त्री को भी जहर दूध में ही दिया गया था। दूसरी बार जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनको भी, इसके लिए ये दूसरा उदाहरण भी, धर्म जो प्रचारक है धर्म के या तो जो संत है उसके बारे में भी चाणक्य ने बताया है। उनको भी अपने आहार पर पूरी पर्याप्त नजर रखनी चाहिए। जब वो प्रवास में है तो उनकी भी मृत्यु, आपको पता है, वो भी दूध में जहर ही दिया गया उनको। और जब अजमेर के बड़े बड़े वैद्य को बुलाया गया, दयानंद सरस्वती जी को जब वोमिटिंग हो रही थी और इतना शरीर मतलब दुर्बल होता जाता था, तब सभी वैद्यों का, जो विष चिकित्सक थे, जो अगध तंत्र को जानते थे, अगध तंत्र के निष्णांत थे, ऐसे वैद्यों ने बताया कि जहर जो दिया है वो हमको पता चल गया कौन सा जहर उनको दिया गया है। वो बस एक ही दुर्भाग्य रहा कि वो जहर दूध के साथ दिया गया। यदि और किसी चीज के साथ दिया गया होता तो उसका इलाज हमारे पास था, वो विष का हम निवारण कर सकते थे। लेकिन दूध
जैसे कोई भी औषधि को पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं रसायन गुण के अनुसार, उसका योगवाही गुण जो दूध का है वो सूक्ष्म जगह पर भी शरीर पर औषधियों को पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए उत्तम अनुपान दुग्ध है। उसी तरह से जहर भी दुग्ध के साथ दिया जाए तो उसको शरीर से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। फिर वो जहर प्रायः शरीर से निकल नहीं पाता है, वो धातुगत जहर हो जाता है। धातु से, ब्लड से सीधे के सीधे धातु में मिलकर तुरंत व्यक्ति का प्राण हरण कर लेता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु ऐसी ही रहस्यमय हुई कि उनको भी जहर ही दिया गया। ऐसे चाणक्य के बाद अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं कि उनको ये प्रयोग आहार के रूप में, और खास करके आयुर्वेद का ये सिद्धांत जो देश का है, प्रदेश का है, वो सिद्धांत का पालन जहां जहां नहीं हुआ वहां वहां पर बहुत ही बड़ा भारी नुकसान हमको उठाना पड़ा। इसके लिए आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है और सभी व्याख्याकारों ने इसका महत्व बताया है कि आहार जब भी हम सेवन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, देश का। जो देश पर हम भोजन करते हैं, जो देश पर हम जाते हैं, जो प्रदेश पर हम जाते हैं, उसका पर्याप्त ख्याल रखें और उसी के बाद भोजन में कुछ ही तत्व ले, कुछ तत्व वहां पर स्वीकार न करें, कुछ आहार द्रव्य वहां पर स्वीकार न करें। तो ये इसकी बात थी देश की। देश की बात करने के बाद आयुर्वेद में काल की बात। हमको पता है कि काल से ही सभी, जो आयुर्वेद ने एक मुख्य वर्णन किसी तत्व का किया हो तो वो काल का किया है। आयुर्वेद में कभी भी हम नहीं खा सकते हैं, कभी भी उगा हुआ नहीं खा सकते हैं। केवल उगा हुआ भी काल की अपेक्षा रखता है, उगने के बाद कितने दिन हो गए हैं वो भी बहुत महत्व रखता है। इसके लिए काल एक ऐसा तत्व है। आयुर्वेद में ऋतु का पूरा चक्र काल के अधीन होता है। 6 ऋतु वो काल के अनुसार आती है। 6 ऋतु के अनुसार जो आहार द्रव्य का सेवन करते हैं वो भी काल के अनुसार उसका सेवन किया जाता है। अकाल भोजनम अनारोग्य कराणाम, अनारोग्य कारक जितने भी तत्व है, कितने तत्व है, हम विरुद्ध भोजन कर लेते हैं। हम भोजन में भी बहुत सारे विष तत्व को ले लेते हैं, क्रम में विरुद्ध कर देते हैं, गुस्से में और ऐसी अवस्थाओं में भी हम भोजन कर लेते हैं। भोजन ठीक से अगला पचा न हो तभी भोजन करते हैं। ये सारी बातों में भी सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली जो बात है वो आयुर्वेद में चरक संहिता में, चरक सूत्र में बताई गई है। अकाल भोजनम अनारोग्य कराणाम। अकाल में किया गया भोजन वो अनारोग्य करने में सबसे आगे है। अकाल भोजनम अनारोग्य कराणाम। और दूसरा सूत्र चरक का है काल भोजनम आरोग्य कराणाम। काल पे किया गया भोजन वो आरोग्य देने में सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए काल भोजनम आरोग्य कराणाम, काल पे भोजन कर लेना। जब शरीर मांगता है, भूख लगी है, पाचक रस तैयार है, तभी भोजन कर लेना, वो सबसे उत्तम बात बताई है। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्व यहाँ पर आहार कैसा भी हो, रूखा सूखा हो, लेकिन काल पर किया गया भोजन वो सबसे अच्छी तरह से पच जाता है। इसके लिए काल निर्धारण करके, थोड़ा आगे पीछे आधा घंटा चलता है, लेकिन एक काल निर्धारण करके उस प्रायः उस समय पर भोजन करने की आदत वो बहुत अच्छी है। कभी सुबह किया, कभी न किया, कभी दोपहर किया, कभी नहीं किया, ऐसा न करे। ये बहुत रोगों का एक कारण बनता है। अकाल भोजन, अकाल भोजन का दूसरा अर्थ ये भी है कि काल बिना खाना। कहीं पर हम खाकर गए हैं और आग्रह करने लगे कि ले लो नाश्ता, तो व्यक्ति को ये विवेक रखना है, आग्रह भी कब करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। उसको बहुत आग्रह करके हम भोजन कराते हैं या ऐसे नाश्ता कराते हैं, और वो भी हमको गलत न लगे इसके लिए उसके पेट के साथ गलत व्यवहार करता है। उसको हमारा मन संभालना है, जैसे हमको गलत हो जाएगा तो क्या, तो वो भी इस तरह से वो करता है नाश्ता कि किसी को गलत ना लग जाए। अब इसमें गलत लगाने की कोई बात नहीं है, उसको उतना विवेक है कि उसको भूख होगी और वो कुछ चाहता है तो सामने से बता देगा,
नहीं चाहता है तो आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भोजन जीर्ण नहीं होगा तो अजीर्ण होगा, और हम ये उसको आहार नहीं खिला रहे हैं, हम उसको रोग के कारण को खिला रहे हैं। इसके लिए अकाल पर कभी भी जो भी मेहमान आए, जो लोग आए, अकाल पर आग्रह करें, उसको कहे कि आपको कुछ आवश्यकता है तो बताइए, बाकी ठीक है, बाकी अभी भोजन हो जाएगा शाम को। तो कभी मानो देर हो गई दोपहर के भोजन में, 4 बज गए, 5, तो अभी शाम तक थोड़ी देर और रुक जाइए, तो शाम का भोजन समय से हो जाएगा। तो ये एक बात खास याद रखें आप, कि खास कभी टाइम गया तो फिर दूसरा शाम का भोजन में थोड़ी देर हो, 1-2 घंटे की, तो सीधा शाम का ही भोजन करें। नहीं तो दोपहर का भी भोजन अकाल पर होगा, शाम का भी भोजन अकाल पर होगा। तो ये खास याद रखें आप कि इसमें, और कोई यदि आता है भोजन करके तो उसको आग्रह न करें, क्योंकि एक बार भोजन हो गया उसके बाद आयुर्वेद में बताया है कि दूसरा भोजन मिनिमम 4 घंटे या 6 घंटे के बाद ही करना है। तब तक उसको पचने के लिए समय देना है, उसमें बाधा नहीं दे। इसके लिए काल का भी बहुत महत्व है। कोई कोई पदार्थों में भी हम काल का देख सकते हैं। मूली है तो वो छोटी है, कच्ची है तो खानी है। मूली है वो कोमल मूली, छोटी मूली, तुरंत निकाली और खानी है। लेकिन केला कच्चा नहीं खाना है। केला पका हुआ इतना काल गया हो केले पर, तभी उसको खा सकते हैं हम। बिल्व फल है वो कच्चा भी खा सकते हैं, पका भी खा सकते हैं। उस तरह से कोई कोई फल कच्चा नहीं खा सकते। आयुर्वेद में 32 प्रकार के फल वर्ग के फल खाद्य गिने गए। फल के बहुत सारे प्रकार है, उसमें से 32 फलों को आयुर्वेद ने खाने के लिए बताया है। अलग 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 प्रदेशों के अलग अलग जगह होने वाले फलों का वहां वर्णन है। 15 प्रकार के कंदों का वर्णन किया गया है। कंद जो होता है, जो जमीन के नीचे होता है, वो जमीन के नीचे वाले कंद को आयुर्वेद में 15 प्रकार के कंदों का सेवन करने को बताया है। वो कंद का कभी कभी हम सेवन कर सकते हैं, उसमें भी तत्व कुछ कुछ होते हैं। कोई कोई धर्म के हिसाब से उसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंदों का सेवन औषधि के रूप में भी हो सकता है। अन्न का वर्णन दिया गया है, उसमें 1 साल पुराना अन्न है वो सबसे श्रेष्ठ गिनाया है। बाजरी 3 महीने तक की पुरानी चलेगी, वहां 1 साल पुरानी आवश्यकता नहीं है बाजरी में। बाजरी को छोड़कर और सारे सुखधान्य है, जो जो धान्य होते हैं, वो 1 साल पुराने हो तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कॉन्स्टिपेशन और सारे जैसे रोग है, हृदय रोग वगैरह, उसमें 1 साल पुराना धान्य को बताया है कि 1 साल पुराना धान्य खाना है उन रोगों में। तो एक तरफ दवाई काम करेगी और दूसरी तरफ धान्य काम करेगा। इसके लिए आपने देखा हो गांवों में जो अनाज भरने की, जो वहां धान्य भरने की जो पूरी की पूरी कोठी लगाई जाती थी, उसमें ऊपर डाल देते थे और नीचे से निकालते थे। तो इस बार का जो फसल आई तो वो ऊपर से डाल दी, और जैसे जैसे आवश्यकता है तो नीचे से निकाली। तो नीचे से जो निकाली वो गत वर्ष की थी, और नई आई वो ऊपर डाली तो वो इस वर्ष की है। तो वो धीरे 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 नीचे आते 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 8-10 महीना या 1 साल होता जाता है तो वो पुरानी हो गई। सुश्रुत ने डायबिटीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया है, जो सुश्रुत की देन है। डायबिटीज के ऊपर अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है। हमने डायबिटीज के लिए ऐसे बहुत सारे औषध योगों का प्रयोग करके, पूज्य गुरुवर्य के जो उन्होंने प्रमेह के ऊपर लिखा है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़वई कृतंच कफकृच्च सर्वम प्रमेह हेतु, उसमें नवान्न पानम गुड़वई कृतंच, नया अन्न और नया पानी, ये डायबिटीज करने में सबसे प्रमुख कारण है। आज हम नया अन्न खा रहे हैं, ये भी हमारे रोगों का, खास करके डायबिटीज का एक कारण है। इसके लिए अन्न को पुराना खाए। 1 साल पुराना अन्न, गेहूं है तो 1 साल रख दीजिए, थोड़े बिगड़ने दें। ऐसे ही बाजरी है तो 2-3 महीने पुरानी होने दीजिए। ऐसे जौ है वो ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, कीड़े लग जाते हैं उसमें। चावल है 1 साल पुराना होने दीजिए। तो इस तरह के काल का बहुत महत्व है। उतना काल जाते जाते उसमें जो आम होता है, कच्चापन होता है, वो धीरे 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 सूख जाता है और हल्का हो जाता है। सुश्रुत ने एक डायबिटीज वाले के लिए बहुत अच्छा प्रयोग बताया है। दग्धायाम अवनो जाता, ऐसे जमीन को जलाने की मना की है आयुर्वेद
वो जमीन का अपमान होता है जब हम उसको जला देते हैं। किसान लोग फसल को काट देते हैं, उसके बाद खास करके गेहूं की फसल हो तो वो लोग निकालने की मजदूरी न देनी पड़े और एकदम साफ हो जाए, इसके लिए पूरा खेत जला देते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में मैंने बहुत जगह पर देखा है। हम समझाते हैं उसको, जमीन के बहुत पोषक तत्व इसके नाश हो जाते हैं, आग लगती है तो वनस्पति की भी जल जाती है। ये सब के बावजूद भी आयुर्वेद ने जैसे चिकित्सा का एक भी अंग छोड़ा नहीं। जहर का भी उपयोग आयुर्वेद ने कर लिया है, कातिल से कातिल जहर का भी औषध के रूप में आयुर्वेद ने उपयोग किया है। तो इसी तरह से जिसको डायबिटीज है उसको किस तरह का चावल कर खाना चाहिए, तो सुश्रुत ने बताया है कि भूमि को जलाकर, इस तरह के हम प्रयोग करने वाले हैं अभी। थोड़ी भूमि को जलाइए, जितनी आवश्यक है वो उतनी भूमि को जलाकर उसमें चावल बोए, और वो चावल यदि उगता है तो वो डायबिटीज वालों के लिए एक नंबर का अन्न है। वो चावल साधारण चावल से बहुत अच्छी क्वालिटी वाला वो चावल होता है डायबिटीज के रोगों के लिए। साधारण व्यक्ति उसको खाएगा तो उतने न्यूट्रिशंस उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन डायबिटीज वाले खाएंगे तो डायबिटीज के रोगी के लिए एक औषधि होगी। सुश्रुत ने उसका पूरा का पूरा बहुत अच्छा बताया है। दग्धायाम अवनो जाता, कि दग्ध अवनी अर्थात दग्ध भूमि में जो चावल उगते हैं वो डायबिटीज के लिए एक बहुत बड़ी औषधि सिद्ध होती है। हमने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए, हमारे जो डायबिटीज किट है उसमें बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट को इससे लाभ हुआ है, ये सारी दवाइयों से। तो ये पूरा का पूरा सुश्रुत का दर्शन है, चरक का दर्शन है कि उसमें आहार का काल कैसा कैसा काल होना चाहिए, कि ऐसे अन्न पर कितना काल गया होना चाहिए जो अन्न का आहार का हम सेवन करते हैं। तुरंत आई वस्तु और तुरंत कोई कोई ताजी ही वस्तु खानी है, सब्जियां ताजी लेनी है, वो बासी नहीं चलेगी। अन्न पुराना ही खाना है, नया नहीं चलेगा। कोई कोई चीजें नई, कोई कोई पुरानी, कोई कोई कच्ची, कोई कोई पकी। ऐसे आयुर्वेद में अनंत रूप से अनंत पदार्थों का विवरण किया है। उसमें बताया है कि पदार्थ के अनंत धर्म है, अनंत पदार्थ जगत में विद्यमान है, अनंत स्वभाव है, हर एक पदार्थ का स्वभाव अलग अलग है। इसके लिए कोई एक नियम कि ऐसा ही खाना है, ऐसा नियम पदार्थों के साथ नहीं हो सकता है। जैसे समाज में कोई एक ही नियम नहीं होता है। समाज में मजदूर भी रहेंगे, कितने भी प्रयत्न करें लेकिन मजदूर वर्ग रहेगा ही, और मजदूर वर्ग रहेगा तो ही समाज का बहुत बड़ा विकास तो उसके कारण भी हो सकता है। हम देखते हैं रोड, रास्ते, वो सब सुविधा बहुत कुछ उस वर्ग पर आधारित है, तो वो रहेगा। कोई श्रीमंत भी रहेगा, कोई विद्वान भी रहेगा, कोई दूसरा, ऐसे अनंत प्रकार के स्वभाव वाले लोग जैसे एक ही पृथ्वी पर एक ही देश पर रहते हैं, उसी तरह से अनंत स्वभाव वाले पदार्थ एक ही जगह पर एक ही देश में उग सकते हैं, रह सकते हैं। इसके लिए वो पदार्थों का किसी काल पर क्या काल उसके ऊपर कितनी असर करता है, काल का क्या महत्व है, वो आयुर्वेद में बताया है। भोजन के काल का विवरण है, अभी समय कम है इसके लिए नहीं लेते हैं, उसकी बात अभी हम करेंगे। भोजन का समय क्या होना चाहिए, एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 6 घंटे का अंतराल या मैक्सिमम 7 घंटे का अंतराल बताया है, उससे ज्यादा अंतराल दो भोजन के बीच में नहीं होना चाहिए। 7 घंटे के अंतराल में दूसरा भोजन हो जाना चाहिए। रात के भोजन और सुबह के भोजन के बीच में अंतराल रहे तो चलेगा, क्योंकि वो सुषुप्ति अवस्था में हम होते हैं। तो ये काल का बहुत महत्व। जो अंतराल हम गर्मी में रखते हैं वो ठंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड में ज्यादा भूख लगती है। उपवास में क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका वर्णन आयुर्वेद में बताइए। वो उपवास का काल है, वो काल पर आपकी क्या होनी चाहिए स्थिति, क्या भोजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये रात को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये काल को लेकर बहुत कुछ विवरण बताया है आयुर्वेद में। आगे उपयोग और उपयोक्तृ संस्था, वो दो आगे है। खास करके उपयोक्तृ संस्था है, उपयोग करने वाले जो पदार्थ है
जिसका हम उपयोग करते हैं, तो वो सातवां जो विशेष आहार का यतन है, आहार में जो असर करता है, वो है उपयोक्तृ संस्था। हर एक पदार्थ की एक विशेषता होती है, उसके उपयोक्तृ संस्था को जानकर ही हमको उसका उपयोग करना है। जैसे घी का स्वभाव कुछ अलग होता है, दही का अलग होता है, दूध का अलग होता है। जैसे कांस्य पात्र में 10 दिन रखा हुआ घी जहर बन जाता है, फिर वो खाने में नहीं लेना है। 10 दिन यदि कांसे के पात्र में रह गया, तो कांसे के पात्र में रह गया घी जहर बन गया। ठीक उसी तरह से नक्सोमी का जहर कोसला एक प्रकार का जहर है, उसको यदि हम गौमूत्र में 7 दिन तक रख सकते हैं, वो खा सकते हैं। 7 दिन में गौमूत्र ने एक का जहर निकाल दिया, कांस्य पात्र में भोजन में, कांस्य पात्र में रखा हुआ कि जहर बन गया। एक उत्तम से उत्तम चीज भी उपयोग कैसा करना है वो यदि नहीं आया, तो वो अमृत से अमृत चीज भी जहर बन सकती है। और उपयोग करना आया यदि, जहर से जहर वस्तु का उपयोग उत्तम से उत्तम रोग को मिटाने के लिए हो सकता है। उसकी कभी हम बात करेंगे जीवकाचार्य जी की, जो एक बिल्कुल सामान्य घास से उन्होंने बहुत लोगों की बीमारियां दूर की थी। तो बहुत सारी वस्तु ऐसी है जो लगती है तुच्छ, जो लगती है बहुत ही न्यून, बहुत ही हमको लगता है कि ये नगण्य वस्तु है, ये कोई काम की नहीं है, लेकिन उससे बहुत कुछ हो सकता है। तो उपयोग संस्था को जानना के इसकी विशेषता को जानना है, जो हरेक में अपनी अपनी एक विशेषता है। और अंतिम होता है उपयोग करने वाला व्यक्ति। एक तो है उपयोक्तृ संस्था, वो आहार द्रव्यों की है, और एक उपयोग करने वाला व्यक्ति। उपयोग करने वाला व्यक्ति जितना विवेकी होगा, जितना बुद्धिमान होगा, जितना समझदार होगा, उतना वो हर एक आहार द्रव्य के पोषण का उपयोग कर पाएगा। नहीं तो उसको कितने भी पोषक पदार्थ सामने दे दो, वो उसमें से पोषण नहीं ले पाएगा। क्योंकि हमको पता है कि केवल आहार द्रव्य ही उपयोग पोषण देने वाले नहीं है, हमारे शरीर का मैकेनिज्म भी उसमें बहुत कार्य करता है। जो व्यक्ति चलन नहीं करता है, उसकी प्रकृति कैसी भी हो, लेकिन जो व्यक्ति हिरने फिरने का काम नहीं करता है, बहुत शारीरिक श्रम नहीं करता है, उसको उड़द नहीं खाने हैं, कितने भी गुण वाले उड़द हो, लेकिन उसको नहीं खाने हैं। बुद्धि का काम करता है, वो बैठे बैठे काम करता है, तो उसको भारी पदार्थ छोड़ देना है, हल्के आहार उसको लेने हैं। तो खास करके उपयोग करने वाला व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, वो भी बहुत मायने रखता है। उसका आहार का एक बहुत बड़ा रोल उसका भी होता है कि हमारे लिए कौन सा आहार द्रव्य है। कोई कोई लोगों का प्रश्न था प्याज लहसुन खा सकते हैं, तो वो उपयोग संस्था में आता है। गर्मी में जाना है, गर्मी में खेत मजदूर काम कर रहे हैं, उसको पलांडू प्याज लहसुन जरूरी होता है, प्याज खास करके जरूरी हो जाती है। लेकिन हमको जरूरी नहीं होती है, तामस होने से हम छोड़ सकते हैं। उसका यदि उपयोग औषध में करना है तो सूक्ष्म मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे छोड़ना है क्योंकि तामस से, जिसको ध्यान योग भक्ति के मार्ग में जाना है, उसको कोई कोई आहार द्रव्य छोड़ना है। ब्रह्मचारी की स्थिति में कोई व्यक्ति है, विद्यार्थी है, तो उसको ऐसे पदार्थ छोड़ देना है जो कामवर्धक है। जैसे पान उपवास का है, जैसे पान होता है नागरवेल का, वो नागरवेल का पान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पाचन करता है, बहुत अच्छे हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है। लेकिन वो विद्यार्थियों को नहीं खाना है क्योंकि काम को बढ़ाता है, कामवर्धक है। गृहस्थों को खास खाना है, लेकिन विद्यार्थियों को नहीं खाना है। आयुर्वेद में बताया कि गृहस्थों को पान खाना है, लेकिन विद्यार्थियों को मना किया, सन्यासी को मना किया कामवर्धक होने से। तो इसके लिए वो भी काम खास करके ऐसी अवस्था में ज्यादा बढ़ाता है। इसके लिए जो विद्यार्थी है वो अवस्था में उसको नहीं खाना है, वो भी जब गृहस्थ में आ जाए तो उसको पान खाना है। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आयुर्वेद में बताई गई है। विशेष रूप से ये अष्टायतनम की बात थी आहार विधि में, उसमें आज हमने 4 देखी। इसमें एक देश, एक काल,
एक उपयोग संस्था और एक उपयोग व्यक्तित्व, ये 8 हमने बात देखी। पिछली बार 4 और इस बार 4। अब किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आहार विधि का आज हम समापन करते हैं। कभी ऐसे ही विषयों को लेकर हम वापस इसमें जुड़ेंगे। तो और आहार विधि किस तरह की है, क्योंकि बहुत सारे उपनिषदों में, वेदों में आहार के बारे में बताया है। तो कोई कोई आहार का एक एक विभाग लेकर, खास करके किचन केमिस्ट्री है, खास करके जो किस तरह से पाक कला कर रसोई घर में रसोई किस तरह से बनानी है, उसकी बात हम कभी लेंगे। तो ये आहार विशेषायतनम जो अष्ट विशेषायतनम थे, उसकी बात आज समाप्त होती है। अब कोई लोगों के प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं जी। दीपेन जी। गुरु जी, जैसे आपने चाणक्य का अर्थशास्त्र का बताया है, तो अर्थशास्त्र के ऊपर कोई अच्छी बुक या अच्छे लेखक या पब्लिकेशन की बुक आपको पता हो तो बता सकते हैं, जो हम अपने आप पढ़ सके और थोड़ा सीख सके। बुक तो बता सकते हूँ, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि बहुत कुछ अकथित अर्थ होते हैं। हमारे यहाँ केवल पुस्तक का महत्व नहीं बताया। पुस्तक पहली बार भारत में छपी, भारत में लिखा गई, भारत में पहला ग्रंथालय बनाया गया। इतना बावजूद भी ऐसा बताया गया कि ग्रंथ की बहुत मर्यादा है। इसके लिए चाणक्य के ऊपर बहुत सारी व्याख्या है, लेकिन वो जो क्रम में जो व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, ऐसी तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई हो। लेकिन आप किसी की भी ले सकते, उससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। पढ़ाई नहीं हो सकती है पुस्तक से। पुस्तक जो पढ़ने के बाद जो हमको चाहिए माहिती, वो पुस्तक से मिल सकती है। वो आप किसी की भी व्याख्या ले सकते हैं चौखंबा पब्लिकेशन से। अच्छा, तो गुरु जी आप अर्थशास्त्र के ऊपर भी ऐसे लेक्चर सीरीज अगर ले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हाँ, बहुत ही सीखने का एक सब्जेक्ट है। ये सही बात है आपकी कि अर्थ के ऊपर हमको घर पर जो व्यवस्था है कैसे चलानी, पुत्र के अपना कर्तव्य और समाज में के प्रति हमारा कर्तव्य, तो इसके ऊपर हम एक बार अवश्य चाणक्य के विचार को किस तरह से हमारे गुरुजी ने पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने बताया है। उन्होंने व्याख्या लिखी है, लेकिन वो इसलिए आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि वो संस्कृत में है। इसके लिए उन्होंने संस्कृत में चाणक्य के ऊपर व्याख्या लिखी। तो चाणक्य के ऊपर एक बार हम अवश्य ही लेंगे इस तरह के विचार सत्र। तो उसमें उन्होंने क्या क्या अपने अर्थशास्त्र के सूत्र में बताया है, और आज भी उसका पालन किया जाए तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसके बारे में कभी हम विचार करें जी। माला वेंकटेशन जी। नमस्ते आचार्य जी। अलग अलग व्यक्ति के प्रकृति में वो वात पित्त कफ विभिन्न स्तर पर होंगे ना। उस स्थिति में यदि कोई लक्षण प्रदर्शित होता है तो मुझे कैसा पता चलेगा कि ये एक विकृति में है या प्रकृति का उच्च स्तर पर है? आपको सबसे पहला जो पता चलेगा रोग का या स्वास्थ्य का, वो आपके शरीर के द्वारा पड़ेगा। पहली बात, शरीर का स्वस्थ होना वो स्थिति बताई है, तो उस स्थिति में आप लंबे समय तक रह सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो आपकी स्थिति, यदि वो लंबे समय तक आप नहीं रह सकते हैं तो वो विकृति है। जैसे हमको आज कुछ है नहीं, मैं बोल रहा हूं तो वो मैं स्थिति में हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। लेकिन जब मेरा सिर दुखने लगे, पैर दुखने लगे, तो वो अवस्था मेरे लिए लंबे समय तक मैं वो अवस्था में नहीं रह सकता। समझ गए ना? वो मुझे बार बार इंगित याद दिलाता है कि मुझ में कहीं विकृति है। तो इसके लिए आपको यदि ऐसा हो कि ये बल मुझे प्राकृतिक रूप से बढ़ा है, शक्ति प्राकृतिक रूप से बढ़ी है, तो शक्ति बढ़ना वो अलग है। उत्साहो, अपचयो, उत्कर्षो, ये सब शक्ति बढ़ने के लक्षण है। शक्ति बढ़ना और मानो शरीर किसी का बढ़ गया तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, अपचन, वो सारी समस्या आएगी। तो हम समझ सकते इसका शरीर नहीं, इसका ऐसा वो फूल गया है, मतलब शक्ति नहीं बढ़ी है लेकिन शरीर फूल गया है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक स्थिति आपकी होगी तो आप लंबे समय तक उस स्थिति में रह सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं। यदि आपकी ऐसी नहीं है, इसके लिए
लोगों को कभी कभी भ्रांति हो जाती है कि मैं बीमार हूं। आपको ये पता होगा, बहुत लोगों का जैसे कफ प्रकृति है, चिंता नहीं करने का स्वभाव है, दीवा स्वाप वगैरह करते हैं, बैठे बैठे का काम है, तो शरीर बढ़ता है, तो उसके शरीर ऐसे हृष्ट पुष्ट होते हैं, मतलब ज्यादा। अब वो BMI मतलब वो जो मशीन होती है उससे वो लोग नापते हैं कि कितना वजन है, तो इतनी हाइट है तो इतना वजन, तो आपका 10 किलो ज्यादा है, तो उसको एक चिंता हो गई कि मैं तो बीमार हूँ। बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से उसका शरीर ऐसा है, तो लोग इसको मान लेते हैं कि अच्छा मैं तो मेरे इतनी हाइट तो वजन इतना होना चाहिए, इतना तो इतना होना चाहिए, वो गिनती अपने रीत से लगाता है। लेकिन ऐसा कोई कुदरती क्रम में नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार जो शरीर की स्थिति मानी, इसके लिए कभी कभी हमको भ्रांति होती है कि मैं बीमार हूँ। वस्तुगत वो बीमारी नहीं होती है, वो प्राकृतिक स्थिति होती है हमारी, और वो स्थिति बदलती भी जा सकती है, तो ये भी होता है। इसके लिए आप शरीर में देखिए, यदि कोई तकलीफ न होती हो, आपको खाना पच जाता हो, उसमें स्फूर्ति रहती हो, तो वो आपकी स्थिति प्राकृतिक है, कोई विकृति नहीं। और यदि वो लंबे समय तक आप सहन नहीं कर पाते हैं तो विकृति है। ये सीधा सीधा है जी। नमस्ते श्वेता जी। गुरुजी। हाँ, गुरुजी, मैं हफ्ते में एक बार बिलोना करती हूँ 5 लीटर दूध का, तो उसमें छाछ निकलती है, तो वो छाछ का कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं? और उस छाछ से बने हुए व्यंजन, वायु जिनके शरीर में बढ़ती है उनको यानी वो छाछ के व्यंजन यूज करने चाहिए, यानी प्रयोग में लेने चाहिए कि नहीं लेने व्यंजन में चाहिए? क्या बनाते हैं? नहीं, एक मिनट, क्या एक आप नाम दीजिए, व्यंजन क्या कहते हैं? जैसे छाछ से बहुत कुछ कढ़ी बनाते हैं, खमन बनाते हैं, कढ़ी ढोकले बनाना बनाते है हैं। तो वो 1 या मैक्सिमम 2 दिन करना है, उससे ज्यादा छाछ को रखनी नहीं। छाछ को यदि उपयोग करना है, पहली बात तो जिस दिन बने उसी दिन उसका उपयोग कर लेना है, पहली बात। अब दूसरे रात को या दूसरे दिन प्रयोग करना है तो कढ़ी में कर सकते हैं, बाद में तो उष्ण संस्कार के साथ। और कोई व्यंजन तो मुझे नहीं लगता है छाछ से कौन से बनते, कढ़ी के अलावा आप क्या बनाते हैं? गुरुजी खमन और तो बनते कोई हैं, बनते नहीं है व्यंजन उससे। रवा इडली बनती है, तो और वो तो तांबा ये और सारी चांदी चीजें की, तांबा और चांदी के बर्तन में उसका प्रयोग कर सकते हैं कढ़ी का वगैरह, अगर खाने में तांबा में नहीं करना है, ताम्र में नहीं करना है, खट्टापन होता है उसका, ताम्र के साथ संयोग न करे। वो साधारण और किसी भी बर्तन में, मट्टी वगैरह है, या तो कांसी फिर में, आप जो बताया है? कांसी चांदी, कांसा और चांदी। चांदी का में कर सकते हैं, कांसा में नहीं कर सकते, कांसा में भी खट्टा पदार्थ नहीं चलता है। तो कांसी की कटोरी कांसे प्रयोग में कांसे नहीं लेते। एक कांसे में ऐसे भी भोजन पकाने के पात्र कांसे के नहीं होने चाहिए। भोजन को लेने के वो तो भोजन जिसमें करते हैं वो पदार्थ मतलब कांसे के होते हैं, लेकिन पकाने के लिए तो पीतल के ही उपयोग होते हैं, और उसमें न ही करे तो अच्छा है छाछ का प्रयोग। दूसरा जो आपने बताया खमण वगैरह, उसमें तो वो टाइम लगता है, मतलब उसका स्वरूप बदल जाता है, तो वो चल सकता है, उसमें तकलीफ नहीं है। मतलब इस तरह से आप बता रहे हैं कि उसका उपयोग, तो भी आप 2-3 दिन से ज्यादा छाछ को नहीं रख सकते हैं। आप तकरारिष्ट बना लीजिए, उसके लिए तकरासव बना लीजिए। वो वो कैसे तो मैं बनाते हैं? अलग से बताऊं, मैंने वो तो एक अच्छा, अलग आहार मतलब औषधीय विभाग आ गया, तो मैं उसकी बात आपको बताऊंगा। बहुत कुछ नेट पर भी माहिती होगी, वो एक औषध बनता है, लेकिन आहार में छाछ का उपयोग इससे ज्यादा न करें। एक कड़ी पत्ता करके एक औषधि है, आपको पता है ना? कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता करके एक हमारा पेड़ होता है, पौधा, पता है ना? वो तो कड़ी पत्ता। हाँ, वो कड़ी पत्ता को छाछ पिलानी है, यदि छाछ बच गई तो उसका विकास सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए छाछ का प्रयोग 2 या 3 दिन से ज्यादा, बाद में औषधि बना सकते हैं आप उसकी। आहार में प्रयोग तो छाछ का ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते जी। प्रीति जी। जी आचार्य जी, आपने कहा कि जब बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो पानी की जगह दूध या दही यूज करना है, लेकिन उनको पानी की जगह दूध दही नहीं, पानी से जो हम निर्मित करते हैं रोटी का वगैरह, रोटी वगैरह, उसमें
हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है तो ठीक है। वही मतलब कोई ये ना समझे कि पानी की बोतल की जगह पर वो दूध नहीं, की नहीं, बोतल नहीं, ले नहीं, जाए, मतलब नहीं, और प्यास लगे तब वो दूध पिए या दही नहीं, खाए, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ जी। ऐसा जी नहीं, लेकिन हाँ जैसे कुछ सब्जियां बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो उसमें हाँ नमक भी होता है। आपने कहा हाँ कि वो दूध और दही को नमक के साथ नहीं लेना है, हाँ, तो वो नहीं, वो छोड़ना है तब। तो हेलो, ट्रैवल उसको करते तब समय उसको नहीं यूज करें। हाँ वो नमक ना डाले, जो आपको लगता है कि वो मतलब आप ऐसे नमक डालते हैं तो उस टाइम ना डाले नमक, दूध के साथ वो आटा बनाकर वो कर सकते हैं। और बहुत सारी रेसिपीज आती हैं आचार्य और जी। ऐसे भी नमक का विधान आयुर्वेद में नहीं है आटे में डालने का, वो तो हमने टेस्ट के लिए, वास्तुगत्या वो भारी हो जाता है बहुत ही। नमक का वहां पर रोल नहीं है आटे में कोई भी प्रकार का। वो तो अच्छा, क्या है कि ये लोगों ने बाद में मतलब प्रयोग किए अलग 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 अलग, तो उसके आज हम YouTube पर देखते हैं ना बहुत सारे वीडियोस कि वो ले लिया वो ले लिया वो ले लिया, तो एक भेल जैसा बना देते हैं और उसको एक्सपर्टाइज मानते हैं कि आज खाना पकाने के लिए एक्सपर्ट कौन है, तो बिल्कुल ध्यान न रखता हो स्वास्थ्य का, वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, केवल टेस्ट का ध्यान रखता हो यहाँ। लेकिन आयुर्वेद में दो एंगल है, एक तो टेस्ट है और एक आरोग्य है। वो दोनों को देखकर कोई भी वस्तु का निर्माण होता है। इसके लिए एक ग्रंथ है नलपाक दर्पण। राजा नल ने, पहले के राजा होते थे और वैद्य होते थे, ये दो व्यवसाय ऐसे हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते थे रसोई बनाने, अर्थात उसको पाक कला में, पाक कला निपुण में। जैसे भीम है तो उसने एक ग्रंथ लिखा है, तो भीम भोज कुतूहलम करके ग्रंथ है, भीम का लिखा हुआ है, उसने बहुत सारी रेसिपी बताई है कैसे बनाना है। ये सारे में कहीं पर भी आटे में नमक डालने का नहीं। और मैं गुजरात और महाराष्ट्र में देखता हूं तो सब लोग आटे में नमक डालते हैं, उसके कारण हमारा भोजन भारी हो जाता है। तो ये यदि डालते हैं तो बंद, ये पानी भी डालना है तो भी नमक आटे में नहीं डालना है जी। रावत जी। हाँ नमस्कार गुरुजी। मेरा नमस्ते प्रश्न ये है कि जैसे आपने ज्वर के बारे में बताया था पिछली बार कि ज्वर में जी। लंघन करना है और स्नान भी करना है, तो हम्म, जैसे कि बुजुर्ग लोग, जैसे घर में किसी को बुखार आता है तो माथे पे जो गीली पट्टी रखते हैं, क्या वो सही हाँ है आयुर्वेद की दृष्टि से? वो बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में स्नान अलग है और गीली पट्टी रखना ये एक उपचार विधि है। तो किसी को भी यदि बुखार आ जाए और टेम्परेचर बहुत हो, तो आयुर्वेद ने ये प्रदान किया पहली बार, उसका आज सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं तो एलोपैथी वाले और नेचुरोपैथी वाले। आयुर्वेद का एक अग्रगण्य प्रदान ऐसा हुआ कि उन्होंने स्नान का तो मना किया, देखिए उन्होंने स्नान का मना किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यदि पानी इस तरह का हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसमें नमक डाला जाए, सेंधा नमक खास करके या किसी भी प्रकार का नमक, और उसके साथ सूत की एक पट्टी बनाई जाए और उसको ले जाए, तो वो टेम्परेचर को खींचने वाली बन जाती है, तो वो गर्म थोड़ी देर में हो जाती है और शरीर को वो ज्यादा बुखार आने से रोक देती है। इसके लिए उसका प्रयोग आप करिए अनेक जगह पर, खास करके कपाल के ये स्थान पर पट्टी लगाए, कफ के स्थान पर पट्टी न लगाए, अर्थात चेस्ट पर पट्टी न लगाए, वहां से कफ बढ़ सकता है, तो इसके कारण ज्यादा भी रोग बढ़ सकता है। तो ये विवेक रखे पूरा। लेकिन ये आयुर्वेद का प्रदान, आज आप कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथ के डॉक्टर के पास, तो वो यही बताएगा कि आप पट्टी बांधो। नेचुरोपैथ के पास जाएंगे पट्टी मारो, होम्योपैथ के पास जाएंगे, लेकिन पहली बार आयुर्वेद ने स्नान का मना किया, पट्टी बांधने का हाँ बोला। तो स्नान में फर्क है और पट्टी में फर्क है। इसके लिए पट्टी आप कर सकते हैं जब भी बुखार आ जाए तो, लेकिन पट्टी को बदलना है बार बार, पट्टी को ऐसे ही नहीं रखना है, और कफ के जितने भी स्थान है उसमें खास करके चेस्ट है, उसके ऊपर पट्टी को नहीं बांधनी है। ये आपको याद रखना है जी। राजश्री। प्रणाम आचार्य जी। जी 3 सवाल है। एक तो आपने बताया अभी अभी कि गेहूं और चावल साल भर पुराने खाने चाहिए, तो उनको कीड़ों से सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? और दूसरा, ये जो दूध या और दही से आटा एक गूंदने मिनट की पहले बात। मैं ये बता देता हूँ, बाद में ठीक दूसरा प्रश्न। ठीक, ठीक। सबसे पहला ऐसे हम एक सेशन लेंगे उसके ऊपर कि अन्न को आपको कैसे सुरक्षित रखना है कीड़े वगैरह से। उसमें खास करके नमक, जो दरियाई नमक आता है
जो सी सोल्ट कहते हैं उसको, जो छोटी छोटी उसमें आता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर के जैसा होता है वो, उसको आप पर्याप्त मात्रा में उसमें रख दे, अलग 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 अलग, वो इस तरह का ही आता है जो प्रोसेस बिना का होता है, और इसी तरह से वहां उत्पन्न होता है जो प्रायः अगरिया जिसको कहते हैं, बड़े बड़े अगर होते हैं समुद्र के किनारे पर, वहां पर वो रखकर उसको बेचने का काम करते हैं। 10 रुपए 20 ऐसे ही किलो आता है वो पूरा, इतना इतना। तो एक तो आसान है कि वो नमक का बहुत लोग संस्थाएं काम करती है ऐसे नमक को बेचने के लिए, वो नमक प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अन्न को जो सुरक्षा देनी है कीट वगैरह से, वो बहुत अच्छा काम वो नमक करता है। तो इसके लिए ऐसे नमक को ढूंढिए, आपके यहाँ भी संस्थाएं होगी ऐसी, वो संस्था ऐसे नमक को बेचने की काम करती है उनको सस्टेन करने के लिए, तो उसमें ज्यादा ये नमक काम आता है। तो वो नमक को उस पर रख के, एक बात नीम के पत्ते होते हैं, वो दूसरा है कि उसको ऐसी वचा है, नीम के पत्ते है, गंध वाली जो औषधियां है वो उसमें थोड़ी थोड़ी रख दीजिए, ये दूसरा है। तीसरा सबसे उत्तम उपाय तो ये है कि उसको एरंड तेल की भावना दे दीजिए। गेहूं आ गया, चावल आ गया, एरंड तेल होता है कैस्टर ऑयल, उसको आप ऐसे 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 करके उसकी भावना देते हैं, खास करके गेहूं में तो खास देते हैं। तो उसमें यदि एरंड तेल आपने लगा दिया तो कीड़े पड़ने की संभावना पूरे साल तक नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं, और गुजरात में तो एक खास परंपरा है कि जैसे गेहूं आ गया उसको तुरंत ऐसे ही उसको रख नहीं देते हैं, उसको पहले कैस्टर ऑयल लगा देते हैं पूरे गेहूं में। इसके लिए खास क्रिया बैठती है गर्मियों के दिनों में, वो भी आप कर सकते हैं तो गर्मियों के दिनों में करें, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिल जाए और मॉइस्चर न हो वातावरण में, कड़ी धूप हो और वो मिल जाए, तो फिर कीड़े पड़ने की संभावना नहीं होती है। तो ये 3-4 प्रयोग है, उसका आप करें। और सारे प्रयोग है वो हम एक खास सेशन में बताने वाले हैं कि अनाज को सुरक्षित रखने की विधि कितनी है। जी आगे। रविंद्र कौशिक जी। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, एक हाँ, तो मैं बोलिए। विरुद्धाहार की सूची जो आप कह रहे थे उसके बारे में, हाँ हाँ, वो कब देंगे आप? और एक विरुद्धाहार की महाप्रभु- सूची का कहा मैंने बताया था कहीं पर? हाँ जी, आपने कहा था कि अभी हम आपको अगले सेशन में देंगे, पिछले सेशन में। हाँ, तो अभी तक तो नहीं है, लगभग तो मैंने ऐसा बताया, ठीक है। लेकिन विरुद्धाहार की सूची जैसे ही बनती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंगल से बनाना होता है, तो वो तो लगभग लगभग पुस्तक के स्वरूप में आएगी। ऐसे तो सूची में बहुत बड़ा वो होगा लिस्ट, और वो भी बहुत सारे एंगलों से विरुद्ध को देखा जाएगा। इसके लिए मैं विचार करता हूँ कि पुस्तक बनाओ। फिलहाल तो विरुद्धाहार के सेशन ही अभी यूट्यूब पर है, उसको आप देखिए। तब तक मैं ये सूची बना लेता हूँ। ये हो सकता है तो थोड़ी सूची में बनाकर आपको दे सकता हूँ, जो हमने शिविर के लिए बनाई थी। जी पद्मा आगे। दादा जी। प्रणाम आचार्य जी। ये खाना बनाने के बाद कितना देर तक खाना ठीक रहता है? मतलब मतलब जब तक उसके सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो बनाए हुए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और चावल बनाने का जो प्रक्रिया है, मतलब कैसे बनाना चाहिए? जो प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कितना देर पहले भिजाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक पहले का तो मैं बता देता हूँ आपको, दूसरा तो बहुत बड़ा विषय है। दूसरा तो कोई एक में मैं बोलूंगा तो चावल कौन सा है, क्योंकि चावल बहुत प्रकार के पहले तो चावल है, और उसके पकने के समय अलग अलग है। पकने में उपयोग होने वाला पानी के ऊपर उसके पकने का समय आधारित होता है। तो उसके लिए मुझे उसका पूरा सेशन लेना पड़ेगा कि आहार को पकाने में हमें एक वाक्य में उसकी बात नहीं बता सकता हूँ। पहले जो आपने बताया, एक तो ये हुआ आपका प्रश्न कि चावल को किस तरह से पकाना है, ये वस्तु है, तो उसकी तो मैं अलग कहूंगा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भोजन बन गया, उसके बाद कितने समय में उसका उपयोग हो जाना चाहिए, उसको खा लेना चाहिए। तो आदर्श ये है कि 1-आध घंटे में उसका उपयोग हो जाए तो वो आदर्श स्थिति है। 3 घंटे तक, 3.5 घंटे, 3 घंटे तक तो उसका उपयोग कर सकते हैं,
3 घंटे तक। लेकिन उसके बाद यदि उपयोग करेंगे तो न्यूट्रिशंस कम हो जाएंगे, वो भारी हो जाएगा। तो इसके लिए बाद में बहुत कुछ ऐसी विपरीत मतलब अपवाद है तो ले सकते, बाकी जनरल नहीं लेना है। और खास करके 6-7 घंटे जाने के बाद तो उसमें कम हो जाते हैं, तो वो कभी कर सकते हैं, कभी चल सकता है, लेकिन जनरल अवस्था में उसको सेवन नहीं करना है लगभग 6-7 घंटे में। फिर वो कौन सा आहार द्रव्य है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कोई कोई आहार द्रव्य जैसे सब्जी है और वो थोड़ी मात्रा में ली कभी भी तो वो चल सकता है, तो उसमें ये। लेकिन रोटी वगैरह ली तो वो ज्यादा भारी हो जाएगी, चावल लिया तो ज्यादा भारी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए ये एक ध्यान रखें कि उसके ऊपर कौन सा आहार द्रव्य है वो भी मैटर करता है। कोई कोई आहार द्रव्य जैसे पूड़ी है, तेल पक्व है तो उतना खराब नहीं होगा, तो ले सकते हैं। तेल पक्वम घृत पक्वम पक्वम केवल वह्निकम वर्जितम फलवद ग्राह्यम, वर्जित किया हुआ है वो भी आप ले सकते हैं। तेल पक्व ले सकते हैं, घृत पक्व है, घी में कुछ तला हुआ है, बराबर, घी में कुछ बनाया है तो वो ले सकते शाम तक। तो इसके लिए केवल 3 घंटे के बाद नहीं खाना है या बासी हो जाता है, उसमें आहार की कैटेगरी है। एक में बहुत साल पहले महात्मा प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 3 घंटे के बाद का होता है वो गीता में बताया है कि वो बासी हो जाता है। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितं चयत उच्छिष्टम अपि चामेत्यम भोजनम तामस प्रियम। लगभग 15-20 साल के पहले की बात थे, वाराणसी में वो प्रवचन। हम भी बच्चे थे, तो छोटे थे, युवा थे उस समय, मतलब तो सुनने जाते थे। तो हमने प्रश्न उसी में पूछा था कि लड्डू है वो तो मतलब बनाया है तो 3 घंटे में तो उसका सेवन कर देना चाहिए, और बाकी के लड्डू, हाँ बोले, फेंक देने चाहिए, बाकी के 3 घंटे के बाद तो तामस हो जाते। तो वो आनंद आता था कि उसको नापने के लिए जाते थे तब कि किसको कितना आता है। लेकिन ये गुरुजी को बात बताते थे कि हम सुनने के लिए गए थे, तो गुरुजी ने बताया उनको आहार द्रव्य का वर्गीकरण पता नहीं होता है, इसके लिए लोग ऐसा बताते हैं। मैं ये बताता हूँ कि जनरल जो आप चावल दाल रोटी वगैरह खाते हैं उसकी आयु 3 से 6 घंटे तक, 1 घंटा उत्तम, उसके बाद 3 घंटे तक मध्यम, और उसके बाद कनिष्ठ, इस तरह से। लेकिन कोई ऐसे विशेष पदार्थ है, व्यंजन है, तो उसका अलग अलग समय है। जैसे आपने कुछ व्यंजन बना लिए, जो नमकीन बना ली कुछ, मतलब कुछ चने के आटे की, तो वो 15 दिन तक चलेगी तेल में। मूंगफली का या तिल का तेल है तो 15 दिन तक, 15 दिन के बाद वो खराब होगी। लड्डू जैसे व्यंजन है वो लगभग 15 दिन तक चलेंगे। तो आप जो रोज की बात कर रहे हैं तो वो उसकी लाइफ है, 1 घंटे में आप उसका सेवन कर दे वो बेस्ट है। नहीं कर सके 3 घंटे में कर दे, उसके बाद न करे 3-4 घंटे के बाद, वो आदर्श स्थिति है जी। आगे संजय जी। हाँ, नमस्कार आचार्य। नमस्कार आचार्य। को ये जो आपने जो ये सड्रस बताया, ये बताया था, इसमें 6 चीज, मतलब ये कम करने वाली और जो है ना बढ़ाने वाली चीज, इनकी अगर थोड़ा सा पता होता है कौन सी चीज से बढ़ती है क्या चीज, वो तो मैंने बता दिया है पिछले सेशन में, आप जरा उसको देख लीजिएगा। वो सेशन है क्या चीज से कौन सा दोष बढ़ता है और कौन से रस से कौन सा दोष घटता है, वो पूरा का पूरा वीडियो है उसके ऊपर। मतलब हमने सेशन में भी बात की थी और वीडियो भी है, दोनों है जी। मधु जी। प्रणाम गुरुजी। मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछूं क्योंकि मुझे जल्दी से म्यूट कर देते हैं तो मेरे रह जाते हैं। एक नहीं, तो नहीं, ये देखिए आप एक पूछिए, बराबर, म्यूट कर देते हैं तो उसका दोष नहीं है। आप एक प्रश्न करिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, आपका आएगा, मैं भी जिंदा रहूंगा आप भी रहेंगे, तो और आज रहेगा जाएगा तो अगली बार पूछिए जी आगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का बहुत यहाँ पर शोर है और उसके कैप्सूल भी मिलते हैं। क्या प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जो दही से हमको मिलते हैं, जो कीटाणु, उसका बहुत यहाँ पर चर्चा है और सब उसकी दवाइयाँ भी मिलती हैं कि जरूरी है। लेकिन दही तो हम हर ऋतु में नहीं खा सकते हैं, कई बार मना है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या चीज है और इसका हम कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल, मतलब हाउ डू वी अपना बैक्टीरिया जो होते हैं गट के उसको कैसे फ्लरिश रख सकते हैं।
क्योंकि अब देखिए इसकी वजह से आपको बहुत डिसीजेस दही होती है। के बारे में विचार करना है, बैक्टीरिया के बारे में नहीं। पहली बात, जो मॉडर्न साइंस है वो उसमें रहने वाले जंतु है, बैक्टीरिया है, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको फिर करके कैसे उपयोग, वो दही न हो तब उसका उपयोग कैसे कर सकते, उसके बारे में सोचते हैं। आयुर्वेद का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि जब वो नहीं है तब उसका उपयोग ही नहीं करना है, आसान है, तब उसकी जरूरत नहीं है। उत्तम से उत्तम अमृत की बात आ गई तो भी आयुर्वेद ने बताया वो नहीं है तो उसका उपयोग नहीं करना है फिर। तो आयुर्वेद इसमें नहीं मानता है कि किसी की प्रॉपर्टीज रख दो अलग करके और उसके बाद आप उसका सेवन करते ही जाओ किसी भी हालत में, क्योंकि वो शक्तिदायक है। तो दोनों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा फर्क है आयुर्वेद में और इस तरह मॉडर्न साइंस में। तो सब बातें मॉडर्न साइंस की लेनी वो जरूरी नहीं है। उसकी एक प्रोसेस मॉडर्न साइंस की है, जैसे वो पैकेट दूध अच्छा मानते हैं और उसको प्रिजर्व करना, उसके बाद उसको मतलब क्या कहते हैं उसको कि इसको प्रिजर्वेशन मतलब इसको पेस्चराइजेशन होता है, उसके ऊपर ब्लीचिंग होता है, मतलब स्टरलाइज करते हैं उसको। तो वो अलग अलग प्रक्रिया जो डेयरी की प्रक्रिया है, वो डेयरी की प्रक्रिया में वो दूध आदर्श बनता है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से वो दूध के गुण कम से कम होते जाते हैं। हम दूध की लाइफ बढ़ाने के लिए करते हैं 24 घंटा या 36 घंटा करने के लिए, लेकिन तब तक फिजिकली दूध दिखता अच्छा है, होता अच्छा नहीं, क्योंकि वो गुण कुछ कुछ उसने छोड़ दिए अपने अपने रीत से। दही का भी ऐसा होता है, प्राकृतिक रूप से दही आमले के साथ खाया, उसका वर्षा ऋतु के पानी के साथ संयोग नहीं किया। देखिए आयुर्वेद में दही से जब छाछ बनाते हैं तो पानी आप जो बोर का लेते हैं या और कोई लेते हैं नदी वगैरह का, वो लेना है जो भूमि से पानी आया है। बारिश का पानी दही के साथ विरुद्ध है। देखिए आयुर्वेद का कितना अध्ययन, बड़ा विस्तार है उसमें। ऐसे आंतरिक्षम उदकम उदका नाम, सबसे श्रेष्ठ कोई जगत का पानी है आज के दिन पर, आइडियल पीएच हो जिसमें टीडीएस बहुत न्यून मात्रा में हो, जो मनुष्य शरीर के लिए उत्तम हो, तो ऐसा पानी आज तक एक ही है और वो है वृष्टि का, अंतरिक्षम उदका नाम, अंतरिक्ष का जल वो उत्तम है। आयुर्वेद ने उसका विरोध देखा, किसके साथ देखा? दही के साथ देखा। वो बोले कि ये आंतरिक के जल की जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे जगत में 2-3 वस्तुओं से मेल नहीं खाएगी, उसमें एक हनी है, हनी का भी आंतरिक जल से मेल नहीं है, उस तरह से दही का भी नहीं। इसके लिए इतना किसी ने सोचा हो दही के बारे में, ऐसा नहीं मुझे लगता है। तो दही को सीधा आप प्रयोग करें, उसमें भी मंदकम दधि अभिष्यंदी कराना, वो मिनिमम 12 घंटे जमा होना चाहिए। मानो रात को आपने जब भी दूध रख दिया और सुबह आए और बस हो गया दही, इस तरह से नहीं करना है। उसका एक टाइम है, मतलब वो ऋतु के अनुसार मिनिमम वो लगभग 9 से 12 घंटे तक तो उसको रखना है दही को। फिर वो जम जाए तब उसके लक्षण बताए कि इस तरह से दही जम गया, उसके बाद हम उसको सेवन कर सकते हैं। ऊपर पानी आ जाए थोड़ा और उस तरह से मतलब एकदम थिक हो जाए तो दही जम गया, और वो दही का उपयोग करना है मंदक दधी, अर्थात बीच की प्रोसेस में है। दही को जमा दिया, दूध को उसमें जमा दिया डालकर, और वो यदि थोड़ा थोड़ा जम रहा है, खट्टापन नहीं आया है, तब उसका सेवन नहीं करना है, वो हानि करता है। बैक्टीरिया तो उसमें भी है, दही जम गया उसमें भी है। बैक्टीरिया का जो विभाजन है वो तुरंत डालने के बाद चालू हो गया। आप यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दोनों में बैक्टीरिया मिलेगा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक दही रोग करने वाला होता है और एक दही है वो रोग को मिटाने वाला होता है। तो ये बैक्टीरिया का और इस तरह के जो पदार्थ के जो अंशों को लेकर जो विचार चलता है, वो विचार अलग है। और आयुर्वेद उसको सर्वांग पूर्णता से विचार करता है कि ये दही के बारे में एक स्टेटमेंट कोई नहीं देता है, वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं बताता है। वो कहते हैं कि ये ऋतु है, यदि ऐसा रोग है, इस तरह की स्थिति है, तो आप ये दही को खा सकते हो। आप खा सकते हो, लेकिन आपके पास वाला, आपका बेटा, आपकी बहन वही दही को नहीं खा सकती है। यदि उसको इस प्रकार का कोई रोग है,
उसकी स्थिति ऐसी नहीं है तो वो नहीं खा सकती है। इसके लिए जो मॉडर्न साइंस स्टेटमेंट देता है कि ये इतना सबको खाना है, इतना नहीं, तो आयुर्वेद में बहुत एंगल से उसका विचार किया जाता है। देखो, दही के साथ ये अंतरिक्ष जल का विचार किया गया कि अंतरिक्ष जल को दही के साथ नहीं जमता है। तो आप यदि थोड़े थोड़े उसमें विचार करते जाएंगे तो इसका बहुत मतलब आपको नॉलेज होगा कि ये मॉडर्न साइंस से कई गुना आयुर्वेद में बहुत शास्त्र शुद्ध तरीके से, बहुत तटस्थता से, कि कहीं ये ना हो जाए कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आहार करेंगे और हजारों हजारों साल तक आहार की व्यवस्था टिकेगी। इसके लिए आयुर्वेद में ये ध्यान रखा है कि किसी भी बात का मिस इंटरप्रिटेशन न हो जाए। कोई एक द्रव्य को अच्छा लगे हमको और हम उसी के प्रचार में पड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दही के गुण बताए हैं, दोष भी बताए हैं। दही को ग्रीष्म में और शरद ऋतु में, 2 ऋतु में खाने का मना किया है, तो ये 2 ऋतु में छोड़ दे। बाकी की ऋतु में किसके साथ खा सकते हैं उसका मैं एक सेशन पंचगव्य का अलग लूंगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आहार का, और दही का और मक्खन का और घी का, कि वो कैसा खाना है। जी, आगे के कोई प्रश्न, आगे के लोगों का अंतिम प्रश्न होगा ये। 10:30 बजने आए हैं, बाकी की चर्चा हम अगले शुक्रवार को, ऐसा है तो केवल प्रश्नोत्तरी लेंगे। जी जरूर गुरु जी। राजेश जी। कुमार जी, आप बोलिए। जी हाँ, ओके। राजीव जी, राजीव बसु जी। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम हाँ। गुरुजी। हाँ। आपने बताया कि एक खाने का अंतर होना चाहिए 5 से 6 घंटा। अगर सवेरे में फल खाता हूँ तो उसमें भी कि 5 से 6 घंटे का अंतर रखना पड़ेगा? नहीं, वो अन्न, वो आप आहार नहीं ले रहे हैं, वो तो फल ले रहे हैं आप। हाँ, तो उसको नहीं गिनते हैं अन्नाहार। जी अच्छा, फिर नमस्कार। जी, नमस्ते जी। तो आचार्य जी क्लोज ठीक करेंगे है, जी। क्लोज करेंगे। अगली बार हम फिर से जिन जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं, हो सकता है अगली बार हम उसका प्रयत्न करें कि अगली बार एक सेशन प्रश्नोत्तरी का रख दें। जी हाँ, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद।